Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Faisal Mahmood's Biology. It is last lecture first year biology chapter number 11 से हमने जो है रेस्पिरेशन के बारे में शुरू किया हुआ था। रेस्पिरेशन के दौरान हमने जो है बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और उससे पहले हमने एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से। ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो है बात की थी कि किस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरुवेट के अंदर, और नेक्स्ट उसके साथ ही हमने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होने से पहले पाइरुवेट की जो है वो ऑक्सीडेशन के ऊपर भी बात कर रखी है। तो आज हम जो है उससे नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन लेंगे। उस दिन हमने जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर बात की थी। आज हमारा टॉपिक दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल वो शुरू हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से नेक्स्ट स्टेप, और इसी के दौरान जो है ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा होता है, तो उसी के बारे में जो है वो बात करेंगे। क्रेब्स साइकिल जो है आल्सो नोन एज सिट्रस एसिड साइकिल, इसके बारे में कहा जाता है कि लास्ट लेक्चर के दौरान हमने जो है बात की थी कि पाइरुवेट हमारे पास जो है जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हासिल हुआ था, एक 3 कार्बन कंपाउंड था, 3C कंपाउंड था। वो 3C कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज, उसमें से जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाता है और उसको जो है वो चेंज कर देता है एसिटिक एसिड के अंदर। एसिटिक एसिड के अंदर जो है जैसे ही उसको चेंज किया जाता है, एसिटिक एसिड जो है वो नेक्स्ट अपने साथ एक एंजाइम जो है कोएंजाइम अपने साथ ऐड करता है, स्टाइल को सॉरी कोएंजाइम ASH, और ये एसिटिक एसिड जो है वो इस एंजाइम के मिलने के बाद जो है वो चेंज हो जाता है एसिटाइल CoA के अंदर। असल में पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड था, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, एक बड़ा कंपाउंड था, वो जो है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता था। तो उस मकसद के लिए जो है वो उसको एक 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर जो है वो तहलील किया जाता है। वो 2 कार्बन कंपाउंड अपने साथ एक एंजाइम ऐड करता है एसिटाइल CoA। जैसे ही एसिटाइल CoA बनता है तो ये जो है वो ऐड हो सकता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल का जो रिएक्शंस हैं वो असल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये रिएक्शन सारे के सारे होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी मिकदार में जो है वो NAD वगैरह मौजूद होते हैं। सारे के सारे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम जो जरूरी हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से क्रेब्स साइकिल जो है वो इसी सेंट्रल पोजीशन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है। वहां पर मौजूद एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑक्सालोएसीटेट भी वहीं पे पहले से ही मौजूद है। ऑक्सालोएसीटेट भी पहले से मौजूद कंपाउंड है। जैसे ही ऑक्सालोएसीटेट जो है वहां पर एसिटाइल CoA जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो इंटर होता है, वहां पर ऑक्सालोएसीटेट जो है एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, एफिनिटी रखता है, चाहत रखता है एसिटाइल CoA के लिए, तो वो फौरी तौर पर उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाता है। ऑक्सालोएसीटेट के साथ मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि ये जो है ऑक्सालोएसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जो है जैसे ही ऐड होता है तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन सिट्रेट में चेंज होने के लिए जैसे इसके साथ एसिटाइल CoA ऐड होता है तो इसमें जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल भी उसी टाइम पे ऐड हो रहा होता है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होने के साथ साथ ये जो CoA आया था, असल में CoA एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल एसिटिक एसिड को जो है ऑक्सालोएसीटेट के साथ बाइंड करवाने के लिए जरूरी था, उसके साथ जो है इंटर करवाने के लिए जरूरी था। जैसे ही इसके साथ ऐड होता है ये CoA क्या हो जाता है, यहाँ से साथ ही रिमूव हो जाता है, ये इससे सेपरेट होके बाहर निकल जाता है। ये CoA जो है वो निकल जाएगा और पानी का मॉलिक्यूल एसिटाइल जो है वो ऑक्सालोएसीटेट के साथ जो है बाइंड कर देते हैं और चेंज हो जाते हैं सिट्रेट के अंदर, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और सिट्रेट जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर एक एंजाइम आइसोमेरेज एक्ट करता है, आइसोमेरेज एक्ट करता है। ये आइसोमेरेज जो है उसको आइसोमर में तहलील कर देता है, आइसोसिट्रेट के अंदर तहलील कर देगा, या उसको जो है वो आइसोसिट्रेट के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। जैसे ही ये आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट के ऊपर जो है वो नेक्स्ट उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है वो काम शुरू हो जाता है। क्या होता है कि ये आइसोसिट्रेट के ऊपर जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में जो है एक इसमें से जो है वो हाइड्रोजन का पेयर्स निकलता है और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे रिमूव होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने और हाइड्रोजन के पेयर के निकलने से क्या होता है, हाइड्रोजन का पेयर जो निकलता है वो इसमें NAD के साथ कंबाइन होकर वो चेंज हो जाता है NADH2 के अंदर, NADH
2 के अंदर चेंज होगा और साथ में कार्बन निकलेगी, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो था वो चेंज हो जाएगा एक 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है अल्फा कीटोग्लिसरेट का। ये अल्फा कीटोग्लिसरेट में जैसे ही चेंज होते हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है। यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या ऑक्सीजन का किसी मॉलिक्यूल में ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल निकल रहा है वो इस 6 कार्बन कंपाउंड को जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज कर देता है। ये 5 कार्बन कंपाउंड नेक्स्ट फिर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज किस तरह से हो रहा होता है कि ये जो है एक NAD को NADH2 में अगेन चेंज करता है और इसमें से साथ ही एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल इधर से निकल रहा है वो इसको जो है अल्फा कीटोग्लिसरेट को जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलते हैं और उस दौरान जो है वो एक हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो निकलता है, फास्फेट बॉन्ड निकलता है और वो जो है वो गोनोसिन डाइफॉस्फेट को चेंज कर देता है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ट्राइफॉस्फेट के अंदर GDP को जो है वो GTP के अंदर तहलील कर देता है। लेकिन गोनोसिन का मॉलिक्यूल जो है वो इतना ज्यादा जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो फॉरकर पर दोबारा से जो है वो अपना फास्फेट ग्रुप रिलीज करता है और चेंज हो जाता है GDP के अंदर। उसी फास्फेट को यूज करते हुए ADP जो है नेक्स्ट क्या बना लेता है, एक ATP का मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल भी जो है वो बन रहा है। तो ये तो एक ATP का मॉलिक्यूल, एक पाइरुवेट को टूटने से एक ATP का मॉलिक्यूल बन गया और साथ में हमारे पास जो है जो 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट हासिल हुआ था, वो सक्सीनेट जो है यहाँ पर मजीद रिड्यूस होगा। वो सक्सीनेट रिड्यूस कैसे होगा कि इसमें से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी और फ्यूमारेट जो है वो ऑक्सीडेशन के नतीजे में X बन रहा होगा, उसमें से जो है वो हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये जो है वो FADH2 उसकी फॉर्मेशन के साथ साथ वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड फ्यूमारेट के अंदर। फ्यूमारेट को जो है वो मजीद एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, वो पानी का मॉलिक्यूल हासिल करके वो चेंज हो जाता है मैलेट के अंदर। मैलेट भी जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मैलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलेट जो है वो मजीद रिड्यूस हो रहे मैलेट भी जो है मजीद ऑक्सीडाइज होके उसमें से जो है वो हाइड्रोजन एक निकलती है, वो जो है यहाँ पर दोबारा से एक NADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो बना रही है। एक रिड्यूस होने के बाद ये मैलेट जो है वो एक अगले 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर जो है चेंज हो जाता है, जो कि ऑक्सोलो एसीटेट के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, पहले से ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है और वो अगेन रेडी हो जाता है, अगेन अवेलेबल हो जाता है ताकि जो है कोई और पाइरुवेट इसके साथ कंबाइन हो सके। तो हमारे पास जो है बेटे इस तरह से एक क्रैब साइकिल चलता है, जिसके दौरान हमारे पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल जो है, मैं यहाँ पे लिखता चलूं तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो NADH2 के हासिल हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो FADH2 का हासिल हो रहा है। ये मॉलिक्यूल जो है और इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल जो है वो हमें ATP का मिल रहा है। ये तो जो है वो हमारी एक पाइरुवेट के जो है वो तहलील होने से ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें हासिल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज से जो है 2 पाइरुवेट हमें आ रहे होते हैं, तो ये जो है वो सारी चीजें जो है क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी और एक ग्लूकोज से हमें जो है वो फिर 6 NADH2 2 FADH2 और 2 ATP के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रैब साइकिल जो है वो हासिल होते हैं। और यही जो है वो NADH2 और FADH2 नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रन होते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हमारे पास देने का जो है वो बायस बनते हैं। इस तरीके से जो है असल में एरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। इसमें जो है वो कार्बन जो है मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाती है और वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो इसको जो है रिजल्टेंट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो तहलील कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 कार्बन कंपाउंड हमने जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर जो है इंटर करवाया था और 2 कार्बन कंपाउंड में जो 2 कार्बन्स थी वो यहाँ पर जो है एक सिट्रेट से जो है अल्फा कीटोग्लिसरेट में जो है रिमूव होगी और एक अल्फा कीटोग्लिसरेट से जब सक्सीनेट का रिएक्शन बन रहा होता है तब रिमूव हो जाते हैं। दोनों कार्बन्स जो इंटर हुई थी दोनों ही क्या हो गई है, रिमूव हो गया। 2 कार्बन कंपाउंड जो इंटर हुआ था वो सारे सारा वेस्टेज हो गया और बाकी जो है वो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ही जो है वो अपना रीजनरेट होता चला गया है। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक दैट इज नोन एज क्रैब साइकिल, या इसको जो हम सिट्रस एसिड साइकिल का नाम देते हैं। असल में जो इसकी जो फर्स्ट कंपाउंड है ऑक्सोलो एसीटेट और स्टाइल को एक मिलने से बनता है वो है सिट्रेट, जो कि इसी सिट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से इसको जो नाम दिया जाता है सिट्रस एसिड साइकिल का भी।
ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।